प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा, जांच और टीकाकरण बढ़ाने का दिया निर्देश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड को कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। जमशेदपुर में 10 और रांची में 21 सड़क परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और खूंटी में आयोजित पूर्वी क्षेत्र जूनियर महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड बालक तथा बालिका टीम ने दर्ज की आसान जीत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा की स्थिति के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की तैयारियों, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के उभरने से और इसके जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का आकलन किया। शामिल हुए बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने जो पॉजिटिव सैंपल्स हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया। साथ ही मरीजों, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल परिसर में मास्क पहनने और कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जब वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमारी वाले लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो मास्क पहने। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पर्याप्त बिस्तरों और स्वास्थ्य मानव संसाधनों की जो उपलब्धता है उस पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के लिए आवश्यक दवाओं और जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कोविड-19 महामारी खत्म नहीं हुई है और नियमित आधार पर देश भर में स्थिति की निगरानी करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का पालन करने और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उचित व्यवहार का पालन करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। श्री मोदी वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे और साथ ही 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। स्मार्ट सिटी के रूप में निखर कर सामने आ रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी इस रोपवे से। इसके निर्माण से संबंधित जिम्मेदारी वीडियो को मिली है, जिसने शिलान्यास की पूरी तैयारी कर ली है। का जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 4.25 किलोमीटर में अभी बनाया जा रहा है बनारस में, जिसके तहत 5 स्टेशन भी रहेंगे, जिसमें एक टेक्निकल स्टेशन रहेगा और 4 बोर्डिंग और ऑन बोर्डिंग के स्टेशन रहेंगे। आज के दिन पर इसमें जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई है वो चल रही है, जिसके तहत 50% जो गवर्नमेंट का लैंड है वो हम हैंड ओवर कर रहे हैं NHLML को। साथ ही जो प्राइवेट लैंड है 50%, उसकी भी कार्रवाई जल्दी शुरू होने वाली है। इसके तहत जो भी टावर्स आने हैं, जो स्टेशंस बनने हैं, उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग भी होनी है। जो 6 डिपार्टमेंट हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जल निगम, BSNL, केल, स्मार्ट सिटी, उनका यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 550 करोड़ रुपीस का है। इसके अतिरिक्त इसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट भी है और यूटिलिटी शिफ्टिंग की कॉस्ट भी है। ये कार्य तकरीबन 24 महीने में कंप्लीट किया जाना है और ये मार्च एंड से शुरू हो जाएगा। इस रोपवे की शुरुआत वाराणसी कैंट स्टेशन से होकर गोदौलिया तक होगी, जिसमें जो स्टेशन होंगे उनमें काशी विद्यापीठ भी होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रोपवे स्टेशन के लिए 1 रुपए में अपनी भूमि पट्टे पर देगी। काशी विद्यापीठ हमेशा से अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा है और ये पूरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के से जुड़े लोगों की भूमि है। अभी भी काशी के विकास में जो भी हमसे बन पड़ता है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अभी जो ये रोपवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें भी काशी विद्यापीठ के अंदर कुछ पिलर्स आए हैं। मालिकाना हक जो है किसी भी विश्वविद्यालय की जमीन का, वो सरकार का ही होता है।
हम लोग तो केवल उसके संरक्षक होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं। तो निर्णय तो फाइनली सरकार का ही होता है, लेकिन जो हमें बताया गया है उसके अनुसार ये जमीन पट्टे पे दी जानी है। जो भी सरकार का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का निर्देश होगा उसी के अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वाराणसी के विकास में काशी विद्यापीठ जैसी संस्थाओं का योगदान तो है ही, पर सोच और नेतृत्व यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का है, जो 24 मार्च को इस रोपवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक रोपवे तैयार होगा निर्धारित समय में। रोपवे की यात्रा रोमांचक होगी, आप शहर को देख सकेंगे। इसका उद्देश्य भी यही है यहाँ के सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का। यह रोपवे आपको जल्दी पहुंचाएगा मां गंगा के दर्शन के लिए और बाबा विश्वनाथ के धाम भी। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, कैंट स्टेशन, वाराणसी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान श्री भूषण ने कहा कि विश्व स्तर पर कोविड के दैनिक मामले 94,000 हैं। ये जो वैश्विक महामारी है, ग्लोबल पेंडेमिक है, ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि 94,000 केसेस आ रहे हैं अभी भी प्रतिदिन ग्लोबली। अब कौन देश हैं जहां से ये केसेस आ रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखें, यूएसए, तो ये लगभग 19% ग्लोबल केसेस का यूएसए से आता है और वहां प्रतिदिन औसतन 18,000 नए केस रिपोर्ट होते हैं। रूस को अगर देखें, रशिया अकाउंट्स फॉर 12.6% ऑफ द टोटल ग्लोबल केसेस और वहां से औसतन लगभग 11,800 कुछ 12,000 केसेस प्रतिदिन आते हैं। चीन से 7,700, साउथ कोरिया से 7,500, फ्रांस से 6,700 और हमारे देश में 966 जो अंतिम डॉटेड लाइन वाला कॉलम है वो भारत की स्थिति को दिखाता है। तो ये ग्लोबल केसेस का लगभग 1% अभी भारत में रिपोर्ट हो रहा है। इधर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,300 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 718 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 1,300 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 718 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.79% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.08% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.46% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,605 है। देश में टीकाकरण का झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। हालांकि हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछे, जिसका जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिया। रांची के विधायक सीपी सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि उसको तत्काल हम निलंबित करके उसका वेतन रोकने का काम होगा तो वो भी कर देंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है अध्यक्ष महोदय। जो माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से निकासी किया है और उनका उसमें ये जवाब आया है कि उनका 2 बार टूट किया है और पेंशन को रोक दिया है। मैं पढ़ रहा था अध्यक्ष महोदय, आपके पास जवाब आने से के बाद मैंने इस फाइल को पूरा अध्ययन किया, तब पाया अध्यक्ष महोदय कि इसमें बहुत सी विसंगतियां हैं और कुछ पदाधिकारी इसमें इस चिकित्सक पर दोषारोपण कर रहे हैं, कुछ उनको दोष मुक्त भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो ये काफी गहरा और गंभीर मामला है और हमारे अधिकारियों ने भी इसमें अध्यक्ष महोदय सदन को भी गुमराह किया है और मुझे भी गुमराह किया है, तो उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित तौर पर जो सदस्य की इच्छा है, जो जानना चाहते हैं, ये मामले का माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश निर्देश होगा, उसके आदेश निर्देश के फलाफल पर जो आएगा उसी को
हम आगे जो है कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। राज्यपाल सीपी सिंह राधाकृष्णन दुमका दौरे के क्रम में कल सदर प्रखंड के घासीपुर गांव पहुंचे। आदर्श गांव के रूप में विकसित यह इलाका आदिवासी मोहली जाति के लोगों का है, जो बांस के सामान बनाकर जीविका चलाते हैं। राज्यपाल ने इस गांव का भ्रमण किया। उन्होंने गांव में पौधरोपण भी किया और ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए विकास परियोजनाओं की जानकारी ली। Gives me a good impression. Santali region is not going to be underdeveloped region, but it is going to be a developed region soon. I am much impressed by your good close relationship in the village. Everybody is understanding the other. Everybody is helping the other. There is a very good harmony and understanding between the people. So केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राज्य को 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं पर 13,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री गडकरी जमशेदपुर से 3,800 करोड़ रुपए की लागत से 10 और रांची से 9,400 करोड़ रुपए की 21 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें जमशेदपुर में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर, बोकारो जैनामोड़ गोला उरमांझी एक्सप्रेसवे और वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर की 4 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। देश के विभिन्न शहरों में इन दिनों G20 कार्य समूह की बैठकें चल रही है। G20 देशों की संधारणीय वित्तीय कार्य समूह की बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में संपन्न होगी। आखिरी दिन है। बैठक के दूसरे दिन सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने विचार और अनुभव प्रस्तुत किए। कार्यशाला में सामाजिक सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय प्रबंधन और भविष्य में वित्तीय जानकारी में सुधार उपायों पर विचार विमर्श हुआ। इससे G20 सदस्य देशों के बीच आपसी समझबूझ बनाने और सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कार्यशाला में G20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल इस वर्ष के लिए चयनित लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार से सम्मानित इन लोगों ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा किया और श्रद्धांजलि दी। चरण में 54 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला सहित 54 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। वास्तुकला के लिए प्रोफेसर बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया। वहीं प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण प्रदान किया गया। देश आज शहीदी दिवस मना रहा है। गुरु की शहादत की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने साल 1931 में आज ही के दिन इन तीनों वीर क्रांतिकारियों को फांसी दी थी। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था। स्वतंत्रता के इतिहास में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वीरता और योगदान को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदी दिवस पर अमर शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को ट्वीट कर नमन किया। सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने शहीदी दिवस से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं। उन्हें
अमृत प्राप्त हो सके, वो प्रेरणा के पुष्प बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सुगंध बिखेरते रहे। हम सबको इन वीरों की गाथाएं देश के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस बार शहीद दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। देश आज आजादी के लिए योगदान देने वाले नायक नायिकाओं को नमन कर रहा है, उनके योगदान की स्मृति को ताजा कर रहा है। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित किए जाने पर बल दिया था। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो, और हर पीढ़ी को इनोवेशन पे बल देना होता है, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। जनजातियों का महत्वपूर्ण 3 दिवसीय प्रकृति पर्व सरहुल आज से शुरू हो गया है। पहले दिन आज सरना धर्मावलंबी उपवास रखते हैं। आज विधि विधान के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। इससे पूर्व कल सरहुल पूर्व संध्या पर रांची विश्वविद्यालय समेत कई स्थानों पर सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां झारखंड की परंपरा और संस्कृति के साथ परिधानों की भी झलक दिखी। देश में प्रगतिशील युवाओं द्वारा लगातार स्टार्टअप की शुरुआत हो रही है, मगर उनमें से अधिकांश कुछ दिनों में ही दम तोड़ दे रहे हैं। मगर कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो कम समय में ही काफी फल फूल रहे हैं। ऐसे ही एक स्टार्टअप है जय चाला इंटरप्राइजेस, जिसकी शुरुआत रांची हेहल के एक आदिवासी युवक अमित कुमार भगत ने की है, जहां एक छत के नीचे लेटेस्ट आदिवासी परिधान, आदिवासी वाद्य यंत्र और आदिवासी साहित्य से संबंधित सामग्री उपलब्ध है। बंडी पहने हैं, चाहे कुर्ता हो, शर्ट हो, पारंपरिक जो ड्रेस है उसका स्पेशल हमारे पास कलेक्शन रहता है। और इसके साथ साथ में हम लोग जैसे गमछा है, झंडा है, जितने भी रीति रिवाज से हम लोग का संबंधित जितने भी जैसे कि अब वाद्य यंत्र में मांदर हुआ, नगाड़ा हुआ, और जैसे कि हम लोग अभी बंडी पहने हैं, इसी तरह देखिए इधर हम दिखाते हैं आपको। ये हुआ आपका, ये बंडी आ जाएगा, है ना, ये आपका शर्ट आ जाएगा। ये प्योर हैंडलूम चीज है।
खूंटी में चल रहे पूर्वी क्षेत्र जूनियर महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में कल झारखंड बालक और बालिका टीम ने शानदार जीत हासिल की। बालिका वर्ग में झारखंड ने पश्चिम बंगाल को 12-0 से पराजित किया, वहीं झारखंड में बालकों ने बिहार पर 5-0 से जीत दर्ज की। इसके अलावा महिला वर्ग में ओडिशा ने बिहार और मिजोरम ने असम को पराजित किया। राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव स्टेडियम में कल मुख्यमंत्री एकादश और पत्रकार एकादश के बीच मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। फ्रेंडली मैच में मुख्यमंत्री एकादश ने पत्रकार एकादश को 31 रन से हरा दिया। सारे लोग बैठ जाइए, आप लोग अपना पहला ओवर लेकर आए, कृपया बैठ जाइए आप लोग। ले लो। स्ट्राइक पे हैं रणधीर जी, जिन्होंने अब तक कई लंबे लंबे हिट्स लगाए हैं। एक और बार पटकी हुई गेंद, लेकिन खिलाड़ी होंगे और ये इतना आसान कैच था मानो शोले फिल्म का ठाकुर भी ले लेता, लेकिन गेंद हाथों से निकल गई और एक मौका भी बाल बच गए। एक बड़ा विकेट हो सकता था रणधीर जी के रूप में। पन्ना जी, एक सवाल करूंगा मैं आपसे, रणधीर सिंह नाम क्यों पड़ा लोग का? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल खेले गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय मैच में मेजबान टीम को हार का सामना करना पड़ा। 21 रन से मात दी। इसके साथ ही 3 मैच की सीरीज भी मेहमान टीम ने 2-1 से अपने नाम कर ली। भारतीय टीम 4 साल बाद अपने घर में कोई वनडे सीरीज हारी और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में टीम इंडिया 248 रन पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से विराट कोहली ने सबसे अधिक 54 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 40, शुभमन गिल ने 37, केएल राहुल ने 32, रोहित शर्मा 30 रन का योगदान दे पाए। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जंपा ने 4 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाकर अहम भूमिका अदा की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 49 ओवर में 259 रन बनाकर आउट हुई। मिशेल मार्श ने 47 और एलेक्स कैरी ने 38 रन बनाए। एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे हारने के साथ ही भारतीय टीम ने वनडे रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान भी गंवा दिया है। सीरीज जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया विश्व की नंबर 1 टीम बन गई है। भारतीय टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई। भारतीय टीम इसी साल जनवरी में न्यूजीलैंड को घर पर 3-0 से हराकर नंबर 1 टीम बनी थी। भारत के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को वनडे में आईसीसी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान गंवाना पड़ा है। सिराज 2 स्थान के नुकसान के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। राजधानी दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल जीत हासिल करके पदक पक्का कर चुकी 4 भारतीय मुक्केबाजों का आज फाइनल में स्थान बनाने की कोशिश होगी। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन फाइनल में स्थान बनाने के उद्देश्य से रिंग में उतरेंगी। निखत का सामना 50 किलोग्राम भार वर्ग में कोलंबिया की वेलेंसिया से होगा। एक अन्य फॉर्म में चल रही और शानदार प्रदर्शन कर रही भारत की नीतू अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। सेमीफाइनल में नीतू का सामना कजाकिस्तान की अलुआ बाल्कीबेकोवा से होगा। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन भी फाइनल में जगह बनाने के इरादे से सेमीफाइनल मुकाबले में खेलती दिखाई देंगी। 57 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना का सामना अंतिम 4 में चीन की ली कियान से होगा। दिन के एक अन्य सेमीफाइनल में भारत की स्वीटी बुरा अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीटी बुरा के सामने ऑस्ट्रेलिया की एमा सू की चुनौती होगी। स्विस ओपन बैडमिंटन के महिला एकल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। पीवी सिंधु ने प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में स्विट्जरलैंड की जे स्टेडलमैन को सीधे गेम में 21-9, 21-16 से शिकस्त दी। पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत ने भी जीत के साथ अपना आगाज किया है।
2021 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता श्रीकांत को चीन के वेंग होंगयांग को 21-16, 15-21, 21-18 से हराने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पुरुष एकल में ही एचएस प्रणॉय को भी पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रणॉय ने पूर्व विश्व नंबर 2 शी यूकी को 21-17, 19-21, 21-17 से हराया। शी यूकी के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों में प्रणॉय को ये पहली जीत मिली है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संताल परगना दौरे के क्रम में बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इससे पहले बासुकीनाथ धाम पहुंचने पर राज्यपाल का डीसी रविशंकर शुक्ला ने स्वागत किया। इस दरमियान पंडा धर्म रक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा के नेतृत्व में पंडा पुरोहित समाज के लोगों ने भी राज्यपाल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाली रांची जिले के काके प्रखंड के पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी, कोडरमा जिले के मरकच्चो पंचायत समिति की सदस्य पार्वती देवी, अरकोचा पंचायत की वार्ड सदस्य पूजा देवी तथा डोमचांच प्रखंड की लक्ष्मीपुर पंचायत की पार्वती देवी को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से महावीर मंडल रांची और श्री महावीर मंडल महानगर समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को 30 मार्च को रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बीआईटी मेसरा के लालपुर एक्सटेंशन सेंटर में 2 दिवसीय औरोरा 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मॉडल यूनाइटेड नेशंस, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग प्रतियोगिता, कोलाज मेकिंग प्रतियोगिता, फन क्विज और सेलिंग ऑफ डे टू डे यूज प्रोडक्ट और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के आलोक में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। बैठक में एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों को स्टेक होल्डर्स के समक्ष रखते हुए आदेशों का अनुपालन 7 दिनों के भीतर कराने का निर्देश दिया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगामी त्योहारों को मनाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान सरहुल पर्व, रमजान और रामनवमी पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सोशल मीडिया की स्टैंडिंग कमेटी के नए सदस्यों का चयन किया गया है। इसमें आईएमए झारखंड के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है। पहली बार झारखंड के किसी डॉक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाली दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 2 पर लोहरा बरवा के समीप ऑटो और सेमी ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर में एक महिला समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची की ओर से रामगढ़ महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी संपन्न हो गया। समापन समारोह में उप विकास आयुक्त ने 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी कार्यक्रम के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मोटा अनाज अपने आहार में शामिल करें और रोग मुक्त रहें। साइकिल से राष्ट्र भ्रमण को निकली राष्ट्रीय एथलीट और पर्वतारोही आशा मालवीय ने पुलिस मुख्यालय रांची में वरीय पदाधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा ने शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा, जांच और टीकाकरण बढ़ाने का दिया निर्देश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड को कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। जमशेदपुर में 10 और रांची में 21 सड़क परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास।